आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वही क्या कहलाएगा आपका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हो आप? कैपिटल जेड के साथ, ठीक है। और थॉमसन मॉडल ने और बाकी सभी मॉडल्स ने बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम के पास उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर आपका एटम है जो कि न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम दे दिया जाए तो उस एटम के पास जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर, उतने ही उसके पास क्या होंगे? न्यूट्रॉन, ठीक है। अब अगर कोई भी एलिमेंट है उसका आप सिंबल लिखते हो, जैसे कोई एलिमेंट लिया हमने, उसका सिंबल है एक्स या उसका सिंबल है बी या उसका सिंबल है मान लिया पी, ठीक। कुछ इस तरीके से नीचे यहाँ पे लिखते हैं हम उसका एटॉमिक नंबर, ऐसे जेड से। यहाँ नीचे लिख दिया आपने जेड, ठीक है। ऊपर यहाँ ऊपर लिखते हो उसका मास, एटॉमिक मास, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ। तो ऊपर लिख दिया आपने ए, ठीक है, ए। जैसे मान लो सोडियम को आपने लिखना है, सोडियम कैसे लिखोगे? पहले सोडियम का सिंबल Na, नीचे उसका नंबर, सोडियम का नंबर कितना है? 11, और उसके ऊपर उसका एटॉमिक मास 23। आपने मान लिया किसको लिखना है? कार्बन को लिखना है। कार्बन का भी आइसोटोप लिखना है जिसका मास 14 हो, तो कैसे लिखोगे? कार्बन का नंबर 6, ऊपर उसका मास, आइसोटोप लिया मैंने तो उसका मास 14 हो गया, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर आया था? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और एटॉमिक नंबर ही किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल तब आएगा जब वो कैसा हो? न्यूट्रल एटम हो, ठीक है। अगर न्यूट्रल नहीं, उसके ऊपर चार्ज आ गया तो चार्ज के केस में नहीं। इसका मतलब सोडियम के अंदर अगर आप प्रोटॉन निकालोगे वो कितने आएंगे? जितना उसका नंबर है, उसका नंबर है 11। सोडियम पे अगर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज होगा तो यहाँ लिखा होगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है। इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो भी कितने आएंगे? 11, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन निकाल सकते हैं, और अगर किसी के प्रोटॉन आपको पता हो तो उससे आप नंबर उसका निकाल सकते हो, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से। और जो मास होगा वो किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी एटॉमिक मास जो आपका है वो किसके बराबर होना चाहिए था वैसे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि ये तीन चीज किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास होंगी। लेकिन हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लिया इसका एक है, इसका एक है, तो क्या पता इसका 0.005 होगा। 0.005 होने का मतलब एक में अगर 0.005 जोड़ दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम मास ऑफ न्यूक्लियस जो लेते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, या मास ऑफ एटम जो लेते हैं वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर जो बनते हैं टोटल कलेक्टिव टर्म, उनके लिए दी जाती है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और इन दोनों के सम को न्यूक्लियस बोलेंगे, और न्यूक्लियस को ही क्या बोला जाता है? मास नंबर। तो यहां से मास नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या क्या कहलाएगा? आपका मास नंबर। तो यहां से मास नंबर मैथमेटिकली किसके बराबर आ गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो यहां से हमने क्या निकालना है? हमने न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू जेड को आप इस साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा ए माइनस जेड। तो देखो, प्रोटॉन किसके बराबर आए थे? प्रोटॉन आए थे जेड के बराबर। न्यूट्रॉन किसके बराबर आ गए? ए माइनस जेड के बराबर। लास्ट हमारा बचता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के केस में या तो आप एक फॉर्मूला लिख लो, जैसे फॉर्मूला आपका बन जाएगा जेड माइनस चार्ज। ये फॉर्मूला वैसे कई किसी बुक वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने बनाया हुआ है ये। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड माइनस चार्ज। अदरवाइज आप थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा सकते हो कि अगर एटम न्यूट्रल है तो उसके जितने जो भी प्रोटॉन होंगे वो प्रोटॉन ही उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसका मतलब उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। कितने कम है? जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही आप घटा दो। और अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव क्यों आया होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जोड़ दो। अदरवाइज डायरेक्ट आप ये याद रखो, जेड माइनस चार्ज कर देना, आपको क्या मिल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में एक खास बात है कि किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
किसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और खासकर इलेक्ट्रॉन नहीं, हम यहां पर बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर किन्हीं भी दो एटम के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। जैसे ग्रुप वाइज हमने इनको रख रखे हैं एलिमेंट को, सोडियम के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी बराबर है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी किसके द्वारा कंट्रोल की जाएंगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें इन तीनों के बीच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो ये इनका सिंबल हो जाएगा। चार्ज के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, बस इतना फर्क है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब अगर मैं रिलेटिव चार्ज की बात करूं, रिलेटिव चार्ज का मतलब इसको आप एक नाम दे दो, इसको एक बोल दो, तो इस पे भी कितना होगा, एक, बस फर्क किस चीज का होगा, साइन का, इस पे 0। मास हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में निकाला था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और ये किस में है, केजी में। ठीक है, अगर इसी को आप एएमयू में बदलना चाहो, एएमयू में ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, क्योंकि सबसे हल्का क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था तो उसका मास हमने मान लिया था 1। इतना ही मास किसके पास होगा, न्यूट्रॉन के पास। हालांकि थोड़ा सा हैवी होता है कौन, न्यूट्रॉन, थोड़ा सा, लेकिन हम इक्वल कंसिडर करके चलेंगे। और ये इसका देखो 2000 गुना कम हो गया, लगभग 1 से 0.00054। ठीक है, रिलेटिव मास की बात करें यानी कंपैरिजन करें, इसका अगर आप मास 1 मान लो, इसका भी 1 ही होगा, और इसका कितना हो जाएगा, 1/2000, 2000 गुना कम। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो देखो। सबसे पहली है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स ऑफ एटम, किसी भी एटम के आइसोटोप हो सकते हैं या एलिमेंट के हो सकते हैं आइसोटोप, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन देयर मास नंबर। किसी भी एलिमेंट के वो टुकड़े जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट। आइसोटोप के केस में हमने 2-3 के याद रखने हैं, जैसे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हम वहां भी पढ़ा था चैप्टर 1 में भी। कौन कौन है, एक तो है H11, एक है H12 और एक है H13। 11 वाले को प्रोटियम बोलते हो जिसको H से रिप्रेजेंट करते हो, 12 वाले को ड्यूटेरियम बोलते हैं जिसको D से रिप्रेजेंट करेंगे, और 13 वाले को ट्रीटियम बोला जाता है जिसको T से रिप्रेजेंट करोगे। फर्क क्या है, सब में एटॉमिक नंबर 1 1 1 है। ठीक है, लेकिन प्रोटियम में मास 1, ड्यूटेरियम में मास 2, ट्रीटियम में मास 3। अब लगभग 99% आपका कौन पाया जाता है, प्रोटियम। यानी एक गिलास में बहुत सारा हाइड्रोजन ले लिया, उसमें तीनों मिलेंगे, लेकिन तीनों में से 99% कौन मिलेगा, प्रोटियम। थोड़ा बहुत मिलेगा ड्यूटेरियम, 1% से भी कम, और नाम मात्र मिलेगा ट्रीटियम। ठीक है, अब इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H2O, इससे जो कंपाउंड बनेगा उसको लिखा जाएगा D2O, और इससे जो कंपाउंड बनेगा उसको लिखा जाएगा T2O। फर्क क्या है तीनों में, इसका मास होगा 18, इसका मास कितना, 4 और 16, 16 और 4 20, और इसका मास कितना, 3 दूनी 6, 6 और 16 22। ठीक है, अब इनका मास ज्यादा है इसलिए इनको बोलते हैं हैवी वाटर, और इन दोनों में से भी D2O को ज्यादातर बोला जाता है हैवी वाटर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मास ज्यादा है और D2O की परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रीटियम। ठीक है, इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जहां पे आपको हीट को ऑब्जर्व करना है, वहां पे हैवी वाटर का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इन सब के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक। ठीक है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें वो डिफरेंट होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो कंट्रोल की जाती है वो मास के द्वारा कंट्रोल की जाती है। मास से बनेगा फिजिकल प्रॉपर्टी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनेगी केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, आइसोटोप्स डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ E by M। E by M मीन्स चार्ज बाय मास रेशियो, E मीन्स चार्ज, M मीन्स मास। अगर इन सब पे अगर मैं +1 चार्ज ले आऊं तो सबका मास अलग अलग आएगा ना, चार्ज बराबर करने से मास अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब E by M की वैल्यू सबके लिए अलग अलग आएगी। ठीक है, और आइसोटोप जैसे कार्बन के देख सकते हो, 6 12 6 13 6 14। क्लोरीन के आपने पढ़े थे, क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37। ठीक है, तो ये है आपके आइसोटोप्स। क्या आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट टाइप की स्पीसीज है आइसोबार।
आइसोबार दी आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स विच हैव सेम मास नंबर। अब की बार उनका क्या है, मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन अलग क्या है, एटॉमिक नंबर। जैसे H13 इलियम 23, नंबर तो देखो अलग है, मास सेम है। सबसे जो फेमस है वो ये है, ये नहीं, आर्गन 1840 और दूसरा कैल्शियम 2040। ठीक है, इन दोनों में देखो एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर सेम है, इसका मतलब ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, ये दोनों एग्जांपल है आइसोबार्स के। ठीक है, आइसोबार की सेम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि एटॉमिक नंबर हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है क्योंकि मास क्या है, सेम है। डू नॉट हैव सेम वैल्यू, डू नॉट हैव सेम वैल्यू, ई बाय एम की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो वहां से चार्ज अलग अलग आएगा। ठीक है, वैसे इनका कोई काम नहीं है, इनको बेशक इग्नोर कर देना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आइसोटोन्स या फिर आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज या आइसोटोनिक। आइसो मीन सेम, न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर न्यूट्रॉन सेम आ जाए। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे इसके अंदर न्यूट्रॉन निकालो, मास कितना है 3 माइनस नंबर कितना है 1, तो कितना आएगा 2। इसके अंदर न्यूट्रॉन निकालो, मास है 4, ये है 2, तो आंसर कितना आएगा 2। दोनों के अंदर 2 2 न्यूट्रॉन आ गए, इसका मतलब ये क्या है, आपस में आइसो न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज निकालो। एटॉमिक नंबर कितना है 11, माइनस चार्ज कितना है इसके ऊपर, प्लस का 1, साइन के साथ लेना है आपने +1, तो 11 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 11 माइनस 1 कितना है 10। वही मान लिया O2 नेगेटिव के अंदर निकालने हैं, कैसे निकालोगे, चार्ज पहले तो एटॉमिक नंबर है 8, माइनस चार्ज कितना है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 8 + 2 = 10। तो दोनों जगह 10 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गया। जैसे इसके पास कितने होंगे, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, एटॉमिक नंबर है इसका 17, माइनस चार्ज, चार्ज कितना है -1, तो आंसर आ गया 18। आर्गन क्या एटॉमिक नंबर है 18, माइनस चार्ज 0, तो 18 ही आ गया। दोनों के पास 18 18 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे H2O के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करो, इन दोनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ दो, माइनस कर दो चार्ज। कैसे, H का एटॉमिक नंबर 1, लेकिन H कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, माइनस चार्ज कितना है 0, निकाल दो 8 + 2 10। और NH मान लिया 4 पॉजिटिव है, इसके निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, प्लस हाइड्रोजन का 1, गुणा में हाइड्रोजन है कितने 4, माइनस चार्ज, चार्ज कितना है 1, तो कितना आंसर आएगा 7 + 4 11, 11 - 1 10। तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। ये चारों आपस में क्या है, ये चारों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस तरीके से आप आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार ये सब निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन Br 3580। Br 3580 कैसे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, फिर प्रोटॉन निकाल लेंगे और लास्ट में निकाल लेंगे न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किसके बराबर, Z के बराबर, न्यूट्रॉन किसके बराबर, A - Z के बराबर, और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, Z - चार्ज के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल लोगे एक एक का। Z कितना है इसका, जो नीचे लिखा होता है वही आपका Z है, Z है 35। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 35 माइनस चार्ज, चार्ज कितना है 0, तो आपका आंसर कितना आएगा 35। न्यूट्रॉन निकालोगे तो 80 माइनस 35, कितना आंसर आएगा यहाँ से 45। तो 35 इलेक्ट्रॉन, 35 प्रोटॉन, 45 आपके न्यूट्रॉन। ऐसे ही आप इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर निकाल लोगे। ठीक है, जैसे मैं इसके बता दूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन उतने ही, प्रोटॉन जितना नंबर है, और न्यूट्रॉन 88 माइनस 38 यानी 40। देखो इसके पास 40 न्यूट्रॉन होंगे, 38 प्रोटॉन और 38 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ एटम, इनका सिंबल लिखना है आपने, ठीक है। जैसे 1735 क्या आएगा, कोई भी एलिमेंट 17 नंबर कौन है, 17 नंबर आपका क्लोरीन है, क्लोरीन 17, और ऊपर लिख देंगे उसका मास 35। इस तरीके से आप Z92 का देख के लिख लेना, कौन है वो, आई थिंक यूरेनियम है। और 3 नंबर 4 नंबर कौन है, 4 है आपका बेरिलियम 4 9, ठीक है। इस तरीके से सिंबल लिखना है, सिंपल सा। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसके अंदर कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सबसे पहले जेड माइनस क्या कर देना है, चार्ज, जेड निकाल लो, जेड ओवरऑल लिखना है सबका। जैसे हाइड्रोजन दो है, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एक और दो गुणा में कर देंगे दो, माइनस चार्ज कितना है इस पे प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1। इसके अंदर मान लिया आपने निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो जेड माइनस चार्ज, जेड कितना, जेड है आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कितने ऑक्सीजन है 2, माइनस चार्ज कितना है 1, तो 8 दूनी 10, 10 में से एक गया, 8 दूनी 16, 16 में से एक गया 15, ठीक है। H2 का निकालना होगा तो सिंपली 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनमें से कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके पास 10 आएंगे, इसके पास 18 आएंगे, इसके पास 10 आएंगे, इसके पास लिख ही देता हूं मैं 10 18 10 18 18 18, तो इनमें से देख लो, ये ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये चारों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन भी दे रखी है, जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन स्पीसीज आर इक्वल टू 18 16 एंड 16, तो प्रॉपर सिंबल आपने बताना है। देखो प्रोटॉन किसके बराबर, जेड के बराबर, और क्या प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, प्रोटॉन है 16, ठीक है। अब अगर जेड 16 है, किसका होता है जेड 16, सल्फर का, यानी वो एलिमेंट कौन होगा, सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर दे दिया 16 के बराबर। दूसरा, न्यूट्रॉन दे रखे हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं, ए माइनस जेड के, तो हमने क्या निकालना है, ए निकालना है यहां से। देखो जरूरी नहीं इसका 32 रख दो, आइसो वो आपका आइसोटोप भी हो सकता है कोई सा, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालेंगे, ए किसके बराबर आएगा, एन प्लस जेड के, एन की वैल्यू, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है 16, प्लस जेड कितना है 16, 16 16 32, इस केस में बराबर आ गया, लेकिन बराबर नहीं भी आ सकता, आपको चेक करना पड़ेगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कोई चार्ज है या नहीं, चार्ज के लिए क्या करेंगे, ई बराबर जेड माइनस चार्ज। अब अगर आपको चार्ज निकालना है, चार्ज को इस साइड इलेक्ट्रॉन को इस साइड, तो चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज बराबर जेड माइनस ई। जेड कितना है, जेड 16 है, माइनस ये कितना है 18, तो आपका आंसर आ जाएगा -2, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है -2, तो प्रॉपर आपका आंसर होगा सल्फर 16 32 -2, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन X2 नेगेटिव इज 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितने हैं 16, और यही किसके बराबर होता है जेड के, ठीक है। तो हमने बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x+2। अब x और x दोनों जगह सेम है, अब चार्ज कैसा भी हो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, क्योंकि चार्ज किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका भी जेड की वैल्यू कितनी होगी 16। अब इलेक्ट्रॉन निकालनी है, इलेक्ट्रॉन इन x2 पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, जेड माइनस चार्ज करके। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड है आपका 16, माइनस चार्ज कितना है 2, तो 16 माइनस 2 दैट विल बी 14, ठीक है। तो इसके अंदर 14 है, इसके अंदर पूछ लेता तो 18 आते, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी दो एलिमेंट है विच हैव सेम एटॉमिक वेट, वेट सेम है, यानी ए इसके लिए और ए इसके लिए दोनों बराबर है, एंड हैव एटॉमिक नंबर 27 एंड 30। तो सिंबल अगर मैं लिखना चाहूं ए का सिंबल क्या होगा, ए का सिंबल होगा यहां 27, और यहां पे मान लिया A1, A1 मींस एटॉमिक मास ऑफ ए, एंड बी का सिंबल क्या होगा, यहां 30 और यहां आ जाएगा A2। इफ द एटॉमिक वेट ऑफ ए इज 57, अरे दे ही रखा है, यहाँ तो बहुत इजी कर दिया, ये तो इसकी वैल्यू दे दी मास की, ठीक है। ये आपका बी है, ये है 57, और दोनों का मास 7 सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 57। तो हमने बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बी, बी में कितने न्यूट्रॉन है, अरे आसान, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बी कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 57,
कंफ्यूज मत होना, ये ए और इस ए में ये सिंबल है, ये आपका मास का सिंबल है, ठीक है। 57 माइनस जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 30, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27। नेक्स्ट, स्पीसीज विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है, इसके अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों का नंबर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन का नंबर कितना 8 प्लस हाइड्रोजन का नंबर 1 माइनस चार्ज कितना -1, कितना आंसर आ जाएगा 8 और 1 9 और 1 10, तो इसके अंदर है 10। इसके अंदर कितने होंगे 6 और 7, 7 और 6 13 और 1 14, इसके अंदर कितने होंगे 7 और 7 14, इसके अंदर कितने होंगे कार्बन का 6 हाइड्रोजन का 3 6 और 3 9, 9 में से 1 गया 8, इसके अंदर कितने होंगे कार्बन का 6 ऑक्सीजन का 8, 8 और 6 14, तो 14 किस किस में आए हैं, एक तो बी में, एक सी में और एक आपका ई में, तो बी सी ई ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी ई। हो सकता है इसमें 10 नहीं और दो नहीं और नहीं होंगे, सिर्फ यही होगा। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर, एटम दे रखे हैं ए बी सी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, ए का एटॉमिक नंबर इतना, एन मींस न्यूट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, एन ई यू टी आर ओ एन, न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो ये हो गया, ये हो गया, तो हमने बताना है इनमें से कौन सी बात ठीक है। ए का एक बार सिंबल लिखो, ए का सिंबल क्या आएगा, यहां आएगा 90, ऊपर ऊपर क्या लिखते हैं हम मास नंबर, मास बराबर जेड प्लस एन, जेड मीन्स एटॉमिक और प्रोटॉन और एन मीन्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 236, ठीक है। बी का सिंबल लिखो, ये कितना है 92 और ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 14 और 9 आपका हो जाएगा 23, ठीक है। सी का लिखो, सी का कितना हो जाएगा 90 एंड ये हो जाएगा 238, सी हो गया। डी अच्छा 3 ही है। अब देखो ए और सी आइसोटोन है, ए और सी आइसोटोन का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन निकालोगे 200 क्या, अरे दे ही रखे हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक, इसमें 146 है, इसमें 148 है, न्यूट्रॉन नहीं, गलत है। ए और सी आइसोटोप है, आइसोटोप होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास अलग, तो नंबर सेम है मास अलग अलग है, इसका मतलब ए और सी आइसोटोप है। नेक्स्ट है ए और बी आइसोबार, ए और बी आइसोबार, आइसोबार होने के लिए मास सेम होना पड़ेगा, मास सेम नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। बी एंड सी आर आइसोबार, बी एंड सी आइसोबार, यस, देखो मास सेम है नंबर अलग अलग है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बी एंड सी आइसोटोप, आइसोटोप्स नहीं, आइसोटोप नहीं है क्योंकि उसके लिए एटॉमिक नंबर सेम होना पड़ेगा, तो ये भी गलत, तो आपका आंसर होगा बी एंड डी। बी एंड डी का कोई ऑप्शन है, ये नहीं है, इसको यहां पे कर लेना बी एंड डी, ये बुक में भी गलत होगा, इसको बी डी कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, अब की बार 1 मीथेन नहीं दिया आपको, दे रखे हैं 1 मोल ऑफ मीथेन, तो फर्स्ट पार्ट को कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले लिखोगे इलेक्ट्रॉन इन 1 मीथेन, एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीथेन का फॉर्मूला CH4 बराबर हो जाएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस हाइड्रोजन का एक, टोटल हाइड्रोजन कितने 4, 6 और 4 10, 10 डायरेक्ट क्यों लिख दिया क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन हमने क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल मीथेन, एक मोल का मतलब कितना होगा Na, तो इसको Na के साथ गुणा कर देंगे, 10 गुणा में Na की वैल्यू 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.022 गुणा में 10 की पावर 24, फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट है फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14, अब की बार टोटल कितने न्यूट्रॉन होंगे और टोटल मास, ठीक है। जब भी टोटल नंबर पूछा जाए मास देकर, तो सीधी सी बात है वहां से आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कैसे सोल्व करोगे, सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा एक बार इसको ऊपर कर दे, पहले आपको निकालना पड़ेगा मोल्स इन 7 मिलीग्राम C14, कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है, गिवन मास है आपका 7 मिलीग्राम है, मिली को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, मिली को ग्राम में, कैसे कन्वर्ट कर देंगे, -3 आएगा क्योंकि मिली मतलब 10 की पावर -3, ग्राम मतलब 10 की पावर 0, 3 -3 -0 -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, कार्बन का मोलर मास दे ही रखा है 14,
कैलकुलेट करोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1/2 होता है 0.5 के बराबर। तो 0.5 गुणा में 10 की पावर -3। पहली चीज तो ये। टोटल नंबर निकालने हैं किसके? न्यूट्रॉन के। अब निकालो न्यूट्रॉन इन 1 कार्बन। एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? न्यूट्रॉन कैसे निकाल लेंगे? A-Z। एटॉमिक नंबर कितना है? मास कितना है? 14 माइनस नंबर 6। 14 में से 6 गया 8। ठीक है। एक कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है वो निकाल लिया। अब टोटल कितने कार्बन है? टोटल इतने मोल कार्बन है। मोल का मतलब Na रख दो। न्यूट्रॉन आप पूरा लिखना, न्यूट्रॉन इन 0.5 गुणा 10 की पावर -3 मोल कार्बन। कार्बन 14 पूरा लिख लो। कैसे आएगा? एक के अंदर कितने हैं? 8 और इतनों के अंदर कितने हो जाएंगे? 0.5 गुणा 10 की पावर -3 गुणा में मोल की वैल्यू रख देंगे 6 गुणा 10 की पावर 23। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये तो निकाल लिया हमने टोटल नंबर। अब क्या निकालना है? टोटल मास। इतने इलेक्ट्रॉन आगे, इतने न्यूट्रॉन आगे। ठीक है। तो अब मास ऑफ इतने मोल न्यूट्रॉन। ठीक है, इतने मोल न्यूट्रॉन इन इसके अंदर। तो वो कैसे निकालोगे? एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? एक न्यूट्रॉन का मास होगा आपका 1 AMU। ठीक है। और न्यूट्रॉन है कितने? इतने। तो इसके गुणा में क्या कर देंगे? 8 गुणा 0.5 गुणा 10 की पावर -3 गुणा में 6 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है। ये इतने न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन का मास कितना? एक न्यूट्रॉन का मास तो इतना होगा 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -30 30 24 आएगा। -24 kg। तो इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दोनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट, टोटल नंबर, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। अब की बार क्या निकालने? प्रोटॉन। सेम सवाल है, ये आप खुद करोगे। इसी का सेकंड पार्ट है, विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो टेम्परेचर प्रेशर तब चेंज होंगे अगर वॉल्यूम का जिक्र आए कहीं भी। तो क्या इस पूरे सवाल में वॉल्यूम है? कहीं भी नहीं। मास है, तो मास के केस में कुछ नहीं बदलेगा। ये खुद कर लेना आप। नेक्स्ट, सिंबल दिस एंड दिस कैन बी रिटन। ठीक है। वेयर एज सिंबल दिस एंड दिस आर नॉट एक्सेप्टेबल। देखो, अगर सिंबल लिखते हो आप, ऊपर हमेशा लिखा जाएगा A, नीचे हमेशा लिखा जाएगा Z। इसको आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो, ये सही है। इसको आप सिंपली सिर्फ जेड ही मेरे को बताना है, वो भी लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहां आपने जेड लिख दिया, यहां ए लिख दिया। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है हमने कोई चीज पढ़ ली, अगर आप कोई दूसरा उसको पढ़े तो उसको भी सेम ही उस बात का मतलब लगे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। आप इसको ऐसा भी नहीं लिख सकते सिंपल ऐसे जेड। आप इसको सिंपली ऐसा नहीं लिख सकते, आपने नीचे ए लिख दिया। इनमें से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो तीनों, जरूरत के हिसाब से। तो यही बात इसमें आप एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या है? देखो, टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, 4 आइडेंटिकल नंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड दीज आइडेंटिफिकेशन नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। जैसे हमारे लिए एड्रेस होता है, एड्रेस के अंदर आपका स्टेट होगा, या मतलब दूसरी कंट्री में हो तो आपकी पहले कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद विलेज, विलेज के बाद जैसे गांव में होते पान्ने, पान्ने के बाद आपका नियर जो भी होगा, फिर आपकी फैमिली, फैमिली से फादर, फादर से फिर आप कौन से उसमें। तो इस तरीके से हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी। ऐसी अगर आपको इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन करनी है ना, तो उसके लिए आपको 4 चीजों का पता होना चाहिए। उन 4 चीजों का नाम दिया जाता है क्वांटम नंबर्स। ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में क्या है? दीज आर दी एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, इन एनी एटम। जैसे कोई भी एटम लिया, जैसे मेरा फेवरेट सोडियम, सोडियम हमने लिया, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का एक एड्रेस है। उस एड्रेस को बताने के लिए कितने नंबर्स का यूज किया जाएगा? 4 नंबर का यूज किया जाएगा। वो 4 नंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक एक करके इन चारों क्वांटम नंबर को हम देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
देखो इसको, इट रिप्रेजेंट द नेम एंड एनर्जी ऑफ सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये सेल सेल बताएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेल बताएगा उस सेल का क्या नाम है, उस सेल की एनर्जी कितनी है और उस सेल का साइज कितना है। यहां ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट आएगा। ठीक है, अच्छा, अब n की जो वैल्यू है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं हम। n की जो वैल्यू है वो 1 टू इन्फिनिटी पॉसिबल हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। और अगर उनके नाम की बात करें तो उनका नाम हो सकता है KLMNOP एंड सो ऑन। ये चीज आप पहले भी देख के आए हो। सेंटर में होगा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद दिस विल बी अवर फर्स्ट सेल, दिस विल बी अवर सेकेंड सेल, दिस विल बी अवर थर्ड सेल एंड सो ऑन। पहले सेल को क्या नाम दिया जाता है, n इज इक्वल टू 1 या फिर k। दूसरे सेल को n इज इक्वल टू 2 या फिर l। और इसी तरीके से सारे सेल का अपना खुद नाम होगा। तो सेल जो बताएगा वो कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम जो होगा इनके अंदर, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH बाय 2 पाई। ये बोर मॉडल की भी खास बात थी। बोर मॉडल ने बताई थी ना कि इन ऑर्बिट्स का अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा और वो मोमेंटम n टाइम्स होगा h/2 पाई के। ठीक है, अब किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2n², जहां पे n क्या है, शेल है आपका। जैसे अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूं, फॉर n इज इक्वल टू 1, कितने n की वैल्यू 1 पुट करना, 1 का स्क्वायर 1 और गुणा में 2, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के अंदर आ सकते हैं। अगर n की वैल्यू 2 रखो आप, तो 2 गुणा में 2 का स्क्वायर यानी 8, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल या ऑर्बिट के अंदर आ सकते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूं तो कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आपके थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड कौन सा आ गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी का दूसरा नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर। इसी का तीसरा नाम है सेकेंडरी, क्योंकि वो पहला था प्राइमरी या फिर आपका मेन या प्रिंसिपल, दूसरा आ गया सेकेंडरी क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी, यानी बड़े से जस्ट छोटा सब्सिडरी क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से लेटर से, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब कैसे समझ में आया, जैसे ये आपका मान लिया न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इस दूसरे वाले सेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखा गया कि इन 8 के 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है, डू नॉट हैव सेम एनर्जी। इन आठों की एनर्जी सेम, डू नॉट हैव सेम एनर्जी, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है, वो दो ग्रुप्स के अंदर है, दो ग्रुप्स के अंदर। तो ये जो दो ग्रुप्स आए ना, इनको बोला गया सब सेल। तो जो एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सब सेल को। सब सेल्स मींस क्या हो जाएगा, सब सेल मीन सेल से जस्ट छोटा। दूसरी बात ये बताएगा शेप को, शेप। और तीसरी बात ये बताएगा एंगुलर मोमेंटम। किसकी बताएगा, ऑर्बिटल की। एक वर्ड आया है ऑर्बिटल, ये आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो ये सब सेल बताएगा उस सब सेल की शेप, या सब शेल भी वर्ड यूज कर सकते हो, और उसका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, द नंबर ऑफ सब शेल इन ए प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। यानी जोन सा आपका ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर उतने ही ग्रुप। जैसे ये कौन सा ऑर्बिट बताया था मैंने, सेकंड ऑर्बिट था, तो इसके अंदर कितने ग्रुप है, दो। कितने सब शेल है, दो। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड में कितने हो जाएंगे, तीन। फोर्थ में कितने हो जाएंगे, चार। ठीक है, तो अगर मान लिया n की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसके अंदर l की जो वैल्यू है वो एक ही पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू उसके अंदर दो पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसके लिए भी l की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3। n की वैल्यू 4 है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 4। अच्छा, अब जो वैल्यूज ऑफ l है वो लाइज बिटवीन 0 टू n-1, यानी 0 से शुरू कर देना आपने। जैसे l की एक वैल्यू पॉसिबल है तो वो वैल्यू कौन सी होगी, 0। शुरुआत कहां से, 0 से। l की दो वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी, 0 और 1। l की तीन वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी, 0 1 2।
एल की 4 वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2 3। ठीक है, सीधा सिंपल सा हिसाब। नेक्स्ट, तो ये हमने बात कर ली। अब अगर एल की वैल्यू 0 है तो उसको नाम दे देते हैं हम एस। एस मींस एस सबशेल। एल की वैल्यू 1 है तो उसको नाम दे देंगे हम पी। एल की वैल्यू 2 है तो उसको नाम दे देंगे हम डी, और एल की वैल्यू 3 है तो उसको नाम दे देंगे हम एफ। अब ध्यान से देखो, एन की वैल्यू 1 है तो इसको इसका पूरा नाम हो जाएगा 1s। अब अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। 0 वाली को हम नाम देंगे 2s और 1 वाली को नाम देंगे 2p। ऐसे एल की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2। 0 वाली को क्या नाम देंगे 3s, 1 वाली को क्या नाम देंगे 3p, और 2 वाली को क्या नाम देंगे 3d। इसी तरीके से ये 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, तो इस तरीके से सब शेल की वैल्यू और सब शेल का नाम आप बता सकते हो। दीज आर दी वैल्यूज एंड दीज आर दी नेम्स। ठीक है, ये सेम बात जो मैंने अभी बताई है वो आपको बता दी है। ठीक है, अब इन सब शेल की एनर्जी मैंने बताई थी ना, एनर्जी के हिसाब से इनको ग्रुप में बांटा गया है। वो एनर्जी कैसे होगी, देखो, अगर एन की वैल्यू सेम और उसके अंदर अलग अलग सब शेल है तो उनमें से एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर डी की, फिर पी की, फिर एस की। जैसे मान लिया एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 है तो एल की कितनी वैल्यू पॉसिबल है 0 1 2 और 3। 0 का मतलब हो जाएगा आपका 4s, 1 का मतलब 4p, 2 का मतलब 4d और 3 का मतलब 4f। अगर मेरे को इन चारों की एनर्जी पता करनी है तो इन चारों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी एफ की। तो 4f की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर किसकी 4d की, फिर किसकी 4f की 4p की, फिर सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 4s की। एनर्जी का फंड आगे आएगा जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर L की वैल्यू सेम है यानी S है अलग अलग, P है अलग अलग, D है अलग अलग, तो N की वैल्यू के हिसाब से इनकी एनर्जी आएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा N की वैल्यू उतनी ही ज्यादा एनर्जी। जैसे L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 का मतलब P, और P कौन कौन हो सकते हैं 2p हो सकता है, 3p हो सकता है, 4p हो सकता है, 5p हो सकता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी 5p की, फिर 4p और सबसे कम 2p की। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सबसेल आर इक्वल टू 2 इंटू 2l+1। एल क्या है आपका, आप सबसेल का नंबर। ठीक है, जैसे फिर से मैं ये टेबल जो मैं बना रहा हूं ना, ये टेबल बनानी सीख लो, बहुत मतलब समझ में आ जाएगा सब कुछ। वो टेबल क्या है कि एन की वैल्यू 1 हो सकती है, एन की वैल्यू 2 हो सकती है, एन की वैल्यू 3 हो सकती है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2n का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। एन की वैल्यू 2 है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 3 है तो उसके अंदर कितने आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। अब इन सेल के सब शेल होंगे, सब शेल, जैसे 1 वाले का एक ही सब शेल है दैट इज 1s, 2 वाले के दो सब शेल हैं, कौन कौन से 2s और 2p, 3 वाले के तीन सब शेल हैं, कौन कौन से 3s 3p और 3d। ऐसे ही 4 वाले के अगर मैं इनकी वैल्यू 4 रख दूं तो 4 वाले के कौन कौन हो जाएंगे, 4 वाले के आपके हो जाएंगे 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, और 4 वाले के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, 2n² वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। ठीक है, अब s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखो l की वैल्यू s के लिए 0, तो 2 गुणा में 0+1, यहाँ 0 और ये 1 ही बचेगा, 2 एकम 2। s के अंदर अगर कभी भी आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो देखो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके अंदर सिर्फ s ही है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने आ सकते हैं। ऐसे ही p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। अब सेकंड ऑर्बिट के अंदर, पूरे सेकंड ऑर्बिट के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, लेकिन उन 8 में से 2 होंगे s के और 6 होंगे किसके p के। n इक्वल टू 3 है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इन 18 इलेक्ट्रॉन में से 2 होंगे s के, 6 होंगे पी के और 10 किसके होंगे डी के। तो 10 और 6 16, 16 और 2 18। ऐसे ही n इक्वल टू 4 है तो उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 32 कैसे, 2 एस के, 6 पी के, 10 डी के और 14 एफ के। गिन लो, 6 और 2 8 और 10 18, 18 और 14 32। ठीक है, इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड हो जाएंगे।
2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही ग्रुप में रहेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन है तो दो ग्रुप कौन कौन से, 2 और 6 का। 18 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ग्रुप, 2, 6 और 10। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, अब इन सब शेल की शेप होती है, ऑर्बिटल की बजाय यहां वर्ड है सब शेल। ठीक है, इन सब शेल की शेप भी होगी। वो शेप कौन सी होगी? अगर एस है तो उसकी शेप होती है स्पेरिकल। स्पेरिकल का मतलब स्पीयर बन जाएगा। अगर पी सब शेल है तो उसकी होती है डंबल, जैसे डंबल मारते हैं जिम में। तो ये डंबल एक ऐसे ऊपर की तरफ और एक ऐसे नीचे की तरफ, तो ये होगी डंबल। डी की कैसी होगी? डबल डंबल, यानी यही चीज दो बार, एक बार और दो बार ऐसे। ठीक है, एफ की शेप कॉम्प्लेक्स होती है इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ आपको एस की, पी की और डी की शेप पता होनी चाहिए और ड्रॉ करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट, हमने इसके अंदर बात करी थी कि पहली बात तो ये सब शेल बताएगा, एक तो ये बताएगा सब शेल जो कि हमने बता दिया एसपीडीएफ। फिर उनकी शेप बताएगा, शेप एस की स्पेरिकल, पी की कैसी, डी की कैसी, और लास्ट ये बताएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना था? NH/2 पाई। लेकिन किसी भी सब शेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखो। सब शेल का एंगुलर मोमेंटम होगा आपका L × L+1 का रूट, ये वाली चीज। H/2 पाई तो है ही, ये तो फिक्स है। वहां पे n था, n को किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया है? L × L+1। ये आपने ध्यान रखना है। एमसीक्यू वगैरह में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पूछा, ये तो ऑर्बिटल है, ऑर्बिट का भी एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये था आपका सेकंड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर देखो। थर्ड क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उन कुछ डेफिनेशन में कौन आएगा? सबसे पहले आएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास वो जगह वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस सबसे ज्यादा है, उसी स्पेस को क्या बोला जाएगा? ऑर्बिटल बोला जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल को तीन सेट ऑफ क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तीन सेट कौन कौन से? एन, जो कि हमने पढ़ लिया, फिर है एल और लास्ट है एम, ये अब ये देखेंगे। और इसको हम एक और टॉपिक के अंदर देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, ऐसे ही जैसे ऑर्बिटल है, ऐसे ही एक होता है नोड। नोड का मतलब वो पॉइंट, वो लाइन, वो प्लेन या वो सरफेस। ये तो था सिर्फ सरफेस या स्पेस, लेकिन ये पॉइंट भी हो सकता है, लाइन भी, शेप भी, मतलब कोई भी जगह वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0। ठीक है, अब अगर टोटल नोड्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसी भी सब सेल के अंदर, वो कितने होंगे? n-1। जैसे n = 1 है तो उसके अंदर नोड्स कितने होंगे? नोड्स होंगे 0। n = 2 है तो उसके अंदर नोड्स कितने होंगे? आपके 1, 1 नोड। ठीक है, ये आगे जाके काम आएगा हमारे। चलो, अब बात करेंगे किसके बारे में? एम के बारे में। एम क्या है आपका? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि थर्ड क्वांटम नंबर आपका रहने वाला है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एम के साथ। पहली बात तो इट रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मींस ऑर्बिटल। ये सब शेल हमने पीछे बात कर ली, अब उस सब शेल की भी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। सो दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ सब शेल। सब शेल की डायरेक्शन को कौन बताएगा? सब शेल की डायरेक्शन को बताएगा या ओरिएंटेशन को बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबशेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। यानी हर सबशेल के अपने कुछ ना कुछ ऑर्बिटल होंगे। सबसे बड़ा ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर कौन आगे? सबशेल, सबशेल के अंदर अब कौन आगे? सबशेल के अंदर आगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आगे देखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब दीज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो फालतू की बात है। नेक्स्ट देखो, फॉर एनी सबशेल, किसी भी सबशेल के लिए एल की वैल्यू इतनी हो सकती, मतलब किसी भी सबशेल के लिए इतनी वैल्यू एम की पॉसिबल है। कितनी? 2l+1। जैसे एल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो कौन सा सबशेल है? एस सबशेल है। अब मैं एस सबशेल के अगर बात करना चाहूं ऑर्बिटल, ऑर्बिट अलग चीज है, ऑर्बिटल अलग चीज है, तो वो कितने होंगे?
एल माइनस वन, सॉरी 2l+1, 2l+1। एल की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू 0 रखी, 2 गुणा 0 0 तो 1, यानी एक ही ऑर्बिटल उसका पॉसिबल है जो कि होगा s। ऐसे ही मान लिया एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 का मतलब कौन सा सबसेल, पी सबसेल। अब अगर ये पी सबसेल है तो इसकी कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है या कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है वो बताएगा 2l+1। एल की वैल्यू 1 पुट करी, 2+1 कितना आ गया 3, यानी 3 डायरेक्शन से आपका पी हो सकता है। वो 3 डायरेक्शन आगे देखेंगे हम, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये वाली डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है कि व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी। वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, ऐसे ऑर्बिटल्स को नाम दिया जाएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। ठीक है। अब देखो अलग अलग केस बना के, जैसे मैंने ये समझाए कि एल की वैल्यू 0 हो सकती है, एल की वैल्यू 1 हो सकती है, अलग अलग फिर हम यहां बना के देखेंगे। जैसे एल की वैल्यू 0 है तो उस केस में एम की ए की वैल्यू पॉसिबल है, वो भी कितनी 0। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया कि जो एम की वैल्यू है वो -L to L लाई करेंगी, -L to L, यानी यहाँ पे 3 वैल्यू है। 3 वैल्यू कौन कौन सी होंगी, -L का मतलब -1 और 0 और +1, ये 3 वैल्यू लाई करेंगी किसकी, L=1 है तो ऑर्बिटल्स की, ठीक है, या फिर m की। अब अगर L=0 है तो L=0 के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल थी, वो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि -L मतलब -0 और +0 एक ही वैल्यू है ना वो तो। ठीक है, यानी S सब शेल के पास एक ही ऑर्बिटल है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, एक बार सारा पढ़ लो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है ये टॉपिक कंफ्यूजिंग। अब S सब शेल है तो उसके पास एक ही ऑर्बिटल है और उसको नाम दिया जाएगा s ऑर्बिटल। ठीक है। अब शेप ऑफ s ऑर्बिटल कैसे पढ़ी थी हमने, S सब शेल की शेप कैसी थी, स्पेरिकल। अब अगर 1s होगा तो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे वो दिखेगा, इस तरीके से। 2s होगा मतलब 2s है तो ये वाला 2s है, ये वाला एरिया। लेकिन इस 2s के नीचे 1s भी होगा, है ना, ये वाला एरिया। अब बीच में जो ये खाली जगह बच गई ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इस जगह को बोलेंगे नोड। अब आप खुद देखो, नोड कितने हो सकते हैं, n-1, नोड इज इक्वल टू n-1। तो इसमें कितने नोड है, 0। इसमें कितने नोड है, 1 नोड। इसमें कितने नोड है, 2 नोड। ठीक है ना। दो नोड कौन कौन से, एक तो जस्ट 1s के बाद और एक 2s के बाद, ये वाली खाली जगह, दो नोड पॉसिबल है। ठीक है। साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो 1 था तो छोटा, 2 है तो उससे थोड़ा बड़ा, 3 है तो उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ऑर्बिट आपके बढ़ते जाएंगे। ऑर्बिट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये बात फिर लिख रखी है। केस 2 देखो, केस 2 है जब l की वैल्यू 1 हो जाए। l की वैल्यू 1 है तो उसके लिए m की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2l+1। 2l+1 वैल्यू रखो, कितना आएगा 3। और वो 3 वैल्यू कहां से कहां, -L to L। -L का मतलब -1, 0 एंड 1। ठीक है। अब इन तीनों के नाम भी हैं, नाम क्या रख दिए, px py z। अब किसी को px बोल दो, किसी को y, किसी को pz, बस ये ध्यान रखना। एक अगर px है तो दूसरा कोई py या pz होगा, और अगर एक px एक py है तो तीसरा पक्की बात है कौन होगा, pz। यानी तीनों को नाम देने हैं लेकिन वो नाम आपके अलग अलग होने चाहिए तीनों के। ठीक है। अब अगर मैं शेप की बात करूं, पी ऑर्बिटल कैसे होंगे आपके, अगर मेरे को px बनाना है तो सबसे पहले मेरे को ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। ये अगर x डायरेक्शन है तो px कैसे बनेगा, x डायरेक्शन पे नोड बना दो। py बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये x डायरेक्शन मान लिया, ये py, ये y हो गया तो py आपका y पे बन जाएगा। ठीक है। दिस इज px, दिस इज py। और अगर pz बनाना है तो किसी भी एक डायरेक्शन को z मान लो, ये मान लिया x, यहां कहीं सी आपकी हो जाएगी y, वो आपकी मर्जी है। अब z बनाना है तो यहां बन जाएगा आपका नोड। तो ये तीनों दिखाए गए हैं, x एक्सिस पर नोड है तो px, y एक्सिस पर नोड है तो py, और z एक्सिस पर नोड है तो pz। ठीक है। इनकी डायरेक्शन बेशक अलग हो लेकिन इन दोनों का जो साइज होगा, एटॉमिक साइज या साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल वो होगा सेम।
साथ ही एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी भी सेम होगी। इसका मतलब है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ये कैसे ऑर्बिटल है, ये है आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल की डेफिनेशन और एग्जांपल, पी एक्स पी वाई पी जेड बना देंगे, तीनों की एनर्जी सेम है और जिसकी एनर्जी सेम हो ऐसे ऑर्बिटल को नाम दिया जाएगा डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर यहां पे मैं बात करूं पी एक्स पी वाई पी जेड के अंदर, यहां देखो अगर ये पी एक्स बन गया, यहां पर ये जो प्लेन होगा ये वाला प्लेन, यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है क्योंकि कोई भी नोड नहीं टकरा रहा है। इस पॉइंट पर टकराएगा, उस पॉइंट पर तो ये नोड क्रॉस हो रहे हैं, वहां पे कोई वॉल्यूम नहीं आएगी। अच्छा, एक ऐसे परपेंडिकुलर, इस तरीके से दो नोड आएंगे इसमें, ऐसे इसमें भी एक नोड ऐसे, एक नोड ऐसे, इसमें भी एक नोड ऐसे और एक नोड ऐसे। तो हर पी के अंदर कितने नोड्स होंगे, दो प्लेन होंगे, दो नोडल प्लेन होंगे। ठीक है, नोडल प्लेन। नेक्स्ट देखो केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री क्या है, अगर एल की वैल्यू दो हो जाए, एल की वैल्यू दो है तो एम की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताओ, 2l प्लस वन। एल की वैल्यू टू पुट करेंगे, दो दूनी चार प्लस एक बराबर पांच, और वो पांच वैल्यू कहां से कहां, माइनस दो से दो, माइनस दो माइनस एक जीरो, एक और दो। ठीक है, एल की वैल्यू अगर दो है तो वो कौन सा सबसेल हुआ, डी सबसेल हुआ। यानी डी के कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, पांच ऑर्बिटल हो सकते हैं। ठीक है, डी सबसेल के फाइव ऑर्बिटल होंगे और फाइव ऑर्बिटल आपस में आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, ये बात, पी के तीनों आइडेंटिकल थे, डायरेक्शन अलग थी, लेकिन डी के आपस में आइडेंटिकल नहीं है। अब इनमें से डी एक्स डी वाई डी जेड, अच्छा नाम देखो इन पांचों के, एक का नाम होगा डी एक्स वाई, एक का नाम होगा डी वाई जेड, एक का नाम होगा डी एक्स जेड। तीन तो ये, एक का नाम होगा डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और एक का नाम होगा डी जेड स्क्र। टोटल ये पांच तरीके के डी के ऑर्बिटल है और ये पांचों कैसे ऑर्बिटल हो जाएंगे, सबकी एनर्जी जरूर सेम है, तो दीज आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन पांचों की एनर्जी सेम है इसलिए इनको बोला जाएगा डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक, इनकी शेप देख लो फिर ये बाकी बात समझ में आएंगे। जब भी आप डी एक्स वाई बनाओगे, डी एक्स वाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लिया ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है, ये एक दूसरी लाइन, यहां पे एक्स एक्सिस है, यहां पे वाई एक्सिस है। तो डी एक्स वाई अगर मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डी की शेप कौन सी, डबल डंबल, तो मैं डबल डंबल बनाऊंगा लेकिन एक्स और वाई एक्सिस को नहीं लूंगा। यानी एक आपका ऐसे बनेगा नोड, एक आपका ऐसे, एक एस, अरे रे रे एक सेकंड भैया, एक नोड ऐसे हो गया, एक नोड ऐसे, एक नोड ऐसे और एक नोड ऐसे, एक्स वाई बन गया। ये कौन है, ये है डी एक्स वाई। अगर मेरे को डी वाई जेड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सेम वही करूंगा, एक हमने लिया ऐसे, एक हमने एक्सिस लिया ऐसे। अब ये जो एक्सिस है, एक को वाई मान लो, एक को मान लो जेड, और वही बना दो, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, यानी डबल डंबल आपने बना देनी है किसके अंदर, एक्स वाई और जेड के अंदर, वाई और जेड प्लेन के अंदर। तो ये कौन हो गया, डी वाई जेड, ऐसे ही बन जाएगा डी एक्स जेड, एक एक्सिस पे एक्स, एक एक्सिस पे जेड। ठीक है, यहाँ पे बना के भी दिखा रखे हैं। देखो जैसे डी वाई जेड बना रखा तो एक एक जगह ले ली वाई एक्सिस, एक जगह ले ली जेड एक्सिस, तो इनके बीच में आपने क्या बना दिए हैं ऐसे, ये बना दिए हैं नोड्स। ठीक है, लोब्स बोलेंगे इनको, लोब। तो इन डी के तीन ये शेप हमने देख ली, चौथे की शेप देखो डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र है ये, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र में ध्यान से देखो, यहां एक्सिस पर लोब आ गई, यानी आपने क्या करना है, वही बनाओ आप अपना एक, इस तरीके से है। अब एक को एक्स एक्सिस मान लो, एक को वाई एक्सिस मान लो, और अब क्या करो, डबल डंबल बना दो, लेकिन अब की बार डबल डंबल जो बनानी है वो आपने बनानी है एक्सिस पर, इस तरीके से। ये बन गई आपकी शेप किसकी, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, अब अगर इन चारों को आप देखो, चार कौन कौन से हो गए हमारे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, ये रहा डी जेड एक्स या एक्स जेड, और एक बच गया आपका डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। इन चारों के अंदर चार लोब हैं, फोर लोब्स,
एक लोब, दो लोब, तीन लोब, चार लोब, इसमें भी एक दो तीन चार, इसमें भी एक दो तीन चार। तो उन पांच में से, इन पांच ऑर्बिटल में से इन चार ऑर्बिटल के पास फोर लोब्स है, लेकिन पांचवा जो बचेगा डी जेड स्क्वेयर, इसके पास सिर्फ सिंगल दो लोब है, सिंगल नहीं दो लोब है। और वो कैसे बनेगी उसकी शेप? उसकी शेप बनेगी ऐसे। यहां पे आपको क्या करना है, वही एक्सिस बनानी है। खड़ी वाली एक्सिस को जेड मान लो, ये हो जाएगी एक्स, और एस से जो परपेंडिकुलर बनेगी वो हो जाएगी आपकी वाई। अब यहां पे दो ही लोब बनाने हैं, और वो दो लोब कहां बनेंगे? जेड एक्सिस पर, तभी तो इसका नाम है डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन बीच में जो, मतलब जो दो और लोब बच गए, उनकी जगह बीच में आ जाएगी ऐसे एक रिंग, इस टाइप से रिंग आ जाएगी, जैसे ये यहां बना रखी है। ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, और बीच में यहां पे आ जाएगी एक रिंग इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी शेप है किसकी? डी जेड स्क्वेयर की। जेड पर ही आपने सब कुछ कर देना है, जेड एक्सिस पर ही। ठीक है, तो चार इनके चार लोब है, और डी जेड स्क्वेयर के सिर्फ दो लोब है। ठीक है, दी लोब ऑफ डी एक्स वाई लाई बिटवीन एक्स एंड वाई, ये तो सारी बातें हमने देख ली, ये भी हमने देख ली, ये सारी चीजें हमने देख ली, नोट वगैरह भी देखने की जरूरत नहीं। अब देखो, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ सारा सब कुछ। अभी जो हमने ये सीखा है, इसको एक बार टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं। वो देखो कैसे। मैं टेबल में सबसे पहले लिखूंगा एन की वैल्यू, एन क्या क्या हो सकता है आपका। फिर मैं लिखूंगा टोटल वैल्यूज, टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, अगला क्वांटम नंबर कौन है? अगला क्वांटम नंबर है आपका एल। ठीक है, और फिर यहां पे लिखेंगे वैल्यूज ऑफ एल, एल की वो वैल्यूज क्या क्या, यहां तो कितनी पॉसिबल है और वो कितनी में कौन कौन है। फिर लिखेंगे यहां पे टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, और वो एम की वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज ऑफ एम। ठीक है, ये एक टेबल सी बनाएंगे, इस टेबल सी में देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। आई थिंक सारे रिवाइज हो जाने चाहिए आपके। ठीक है, इसको यहां भी एक सीधी लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर n की वैल्यू एक है, यानी फर्स्ट आपका ऑर्बिट है, उस फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, फॉर्मूला है आपका n। अगर nth ऑर्बिट है तो उसके अंदर n ही क्या होंगे? सब शेल होंगे। ठीक है, एक ही पॉसिबल है, और वो एक वैल्यू का नाम का क्या होगा? ये वैल्यू स्टार्ट होंगी किससे? एक लाइन यहां भी लगा दे, ये वैल्यू स्टार्ट होंगी जीरो से। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो कौन सी होगी? जीरो। ठीक है, अच्छा एक लाइन यहां लगा देंगे। अच्छा, अब अगर L की वैल्यू जीरो है तो M की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2L+1। एक चीज ध्यान रखियो, जब भी M की वैल्यू का पता करना हो ना आपने, तो सिर्फ L के बारे में सोचो और किसी के बारे में नहीं। अब अगर L की वैल्यू जीरो है, L की वैल्यू जीरो होने का मतलब है M की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2 × 0 + 1, यानी एक ही वैल्यू पॉसिबल है। और वो एक वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -L to L। ठीक है, नहीं जीरो 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 नहीं, एक एक वैल्यू पॉसिबल है, कहां से कहां तक? एक वैल्यू पॉसिबल है -L, -0 to 0, यानी जीरो ही वो वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट ऑर्बिट। हो जा भाई, यहां से हो जा, चल कोई नहीं। अब n की वैल्यू अगर दो, यानी सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं। ये मेरा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट आपका था सर्कल, इसके बारे में बात होगी। अब सेकंड सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, टोटल वैल्यू पॉसिबल ऑफ एल, एल की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? वो है एन, एन की वैल्यू कितनी? दो। ठीक है, वो दो वैल्यू जीरो से स्टार्ट करके दो कर दो, जीरो से स्टार्ट करके एक आ गई जीरो, एक आ गई वन। ठीक है, अब m की वैल्यू पता करने के लिए सिर्फ l का आपको पता करना है, m n के बारे में भूल जाओ। अगर l की वैल्यू जीरो है तो m की कितनी वैल्यू पॉसिबल? एक, ऊपर ही देखा। अब अगर l की वैल्यू जीरो है, सॉरी जीरो है तो एक आ गया। l की वैल्यू अगर वन है तो टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2 × 1 + 1, यानी तीन वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, ये एक जो पॉसिबल है वो वैल्यू जीरो ही होगी। अगर तीन है तो वो -L to L, -L to L का मतलब है -1, 0 और 1।
ठीक है, तो ये था सेकंड ऑर्बिट की कहानी। अब अगर मैं सेम थर्ड ऑर्बिट की कहानी देखना चाहूं तो एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तीन। कौन कौन सी? 0, 1 और 2। अगर ये 0 है तो इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 है तो इसकी 3 वैल्यू पॉसिबल है, 2 है तो इसकी 5 वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है। अच्छा, अगर 1 है तो m की वैल्यू कौन सी होगी? 0 ही होगी। l की वैल्यू 1 है तो ये कितनी होगी? -1, 0 और 1। अगर 2 है तो -2, -1, 0, 1 और। ठीक है, ये तो थी सारी वैल्यूज की कहानी। अब वैल्यूज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनके नाम का। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा k। इसका नाम क्या होगा? l। इसका नाम क्या होगा? m। अब अगर l की वैल्यू, इसको भूल जाओ बेशक, ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारे इतनी ज्यादा काम की नहीं है, क्योंकि हम इसी से अंदाजा लगा लेंगे कि हमारा आंसर ये क्या आएगा। l की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब s सब सेल, एस सब सेल। और एस सब सेल भी कौन सा? 1s। तो ये जो 0 है ना, ये किसके लिए है? 1s के लिए है। अब अगर 0 फिर से एल की वैल्यू 0 आ गई तो ये भी कौन सा होगा? एस सब सेल होगा। लेकिन इस एस सब सेल में और इस एस सब सेल में क्या फर्क है? ये 1s है, लेकिन ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2s। समझ में आएगी? एल की वैल्यू 1 है तो ये कौन सा सब सेल हो गया? पी सब सेल। ठीक है, ये पी सब सेल है। और उस पी के ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? ऑर्बिटल होंगे px और 2px, 2py और 2pz। ठीक है। तीसरा, फिर से एल की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। लेकिन 0 है तो ये कौन सा होगा? s। और s में भी ये 0 है तो ये कौन कौन होगा? 3s। एल की वैल्यू 1 है तो ये कौन होगा? p। और p में भी 3 है तो कौन कौन होंगे? ये px, py और pz। ठीक है, ये आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन देख लेना। ठीक है, समझ लेना, मैंने बोल तो दिया px, py, pz। अब अगर l की वैल्यू 2 है तो वो कौन होगा? d होगा। d की 5 वैल्यू पॉसिबल, कौन कौन सी? एक का नाम होगा dxy, एक का नाम dyz, एक का नाम dxz, एक का नाम dx² y² और एक का नाम dz²। ठीक है, तो ये इस तरीके से टेबल सी बनानी, बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार प्रैक्टिस करने से ये टेबल सी बनानी आ जाएगी और तभी जाके आपका पूरा समझ में आएगा। ठीक है। अब इस टेबल से सवाल क्या क्या आते हैं, सुनो। सवाल आता है कि आपको दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। कौन कौन ऑप्शन दे दिए? 1s, 2s, 1p, 2p। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है? 1s नाम की चीज होती है, यस। 2s नाम की, यस। 1p नाम की, 1p नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। 2p नाम की यस होती है, तो ये इसका ऑप्शन आ गया। ठीक है। दूसरा सवाल आ गया कि एफ एफ होने के लिए मिनिमम कितना क्वांटम नंबर, आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए? अच्छा, 3 तक के हमने सारे डिस्कस कर लिए। क्या 3 तक में कहीं भी एफ का जिक्र आया है? नहीं। देखो, पहले में सिर्फ एस का, दूसरे में एस और पी का, तीसरे में एस पी डी का, तो चौथे में किसका आएगा? एस पी डी और एफ का। पांचवे में एस पी डी एफ जी, छठे में एस पी डी एफ जी एच। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पहले 3 क्वांटम नंबर। उसके बाद देखो, एक छोटा सा टॉपिक है जो नोट्स में नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक, पढ़ लिया हमने पहले ही, बस नाम नहीं दिया था। ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, यानी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। किसके लिए है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला? टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन एन एटम। यानी जो हम ऑर्बिटल नाम देते हैं, ऑर्बिटल को मैथमेटिकल रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जिसका काम क्या है? ये पता करना कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा आपको। ठीक है, आया कहां से? ये आया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। साइंस की दुनिया में लेटेस्ट जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है, जो अभी हुई है 30-40 साल पहले, उनमें सबसे बड़ी है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें किसका पता चला है? हमें पता चला है इसका।
ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और ऑर्बिटल वेव क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब इस वेव फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हो? साई से। ठीक है, PSY साई। पहले भी मैंने बताया था, जहां पे ऑर्बिटल पढ़ रहे थे वहां भी साई का जिक्र था, और कहा था कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको साई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये डिपेंड करता है तीन क्वांटम नंबर्स पर। तीन कौन कौन से हैं? N, L और M। प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक। ठीक है, यानी सबसे पहले साइज और एनर्जी, दूसरा शेप ऑफ ऑर्बिटल, और तीसरा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। समझ गए? अच्छा, लिखेंगे कैसे इसको? ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई साई, साई के नीचे NLM। ठीक है, जैसे मेरे को 2p, 2p के लिए साई लिखना है, कैसे लिखेंगे? साई, ये आ गया साई। अब इसके लिए n की वैल्यू क्या है? n मींस जो आप आगे लिखते हो, ऊपर देखो कहा गया ये रीटेबल। यहां जो मैं लिख रहा हूं, ये 1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट था। ये मैं 2 लिख रहा हूं क्योंकि सेकंड ऑर्बिट था। ये मैं यहां पे आ गया, यहां लिखूंगा 3 3 3 3, सब में 3 3 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? ये थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, तो जो भी आपका ऑर्बिट होता है वही आपके एन की वैल्यू। तो यहां पे 2 है आगे, तो 2। उसके बाद लिखते हो एल। पी है तो एल की वैल्यू कितनी हो सकती है? एल की वैल्यू हो सकती है, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 1। और लास्ट है एम। यहाँ पे एक्स वाई जेड का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन कौन कौन से होंगे? -1, 0 और 1। इन तीनों में से कोई सा भी अक्षर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे किसको? साई को। अच्छा, अब ये है इंपॉर्टेंट, जहां से हरियाणा बोर्ड में सवाल आता है, एक दो बार पूछा गया है। वो क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केयर ऑफ वेव फंक्शन? ठीक है, उसका फंक्शन क्या है? तो इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कहां पे सबसे ज्यादा है, इस चीज की मैथमेटिकल वैल्यू अगर आपने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप क्या कर दो? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन एक फॉर्मूला सा होगा जिसको हमने नहीं पढ़ना। हमने बस ये पता करना है कि वो एक फॉर्मूला सा होगा। उस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रख दो और उसका क्या कर दो? स्केयर कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जहां पे जीरो प्रोबेबिलिटी है उसको नोडल सरफेस बोलेंगे। तो ऊपर देख भी लिया हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताएगा। अब अगर ये न्यूक्लियस है, यहां आपने फिक्स कर दिया कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से घूमेगा, तो यहां इस सर्कुलर पाथ में घूमने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से? एक तो आप इस तरीके से चक्कर काटो, ठीक है, ये कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। दूसरा आप इस तरीके से चक्कर काटो, ये कौन सा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है कोई, तो उसको +1/2 लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसको -1/2 लिखेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू पॉसिबल कितनी है? +1/2 एंड -1/2। दो ही वैल्यू पॉसिबल है। क्लॉकवाइज है +1/2, एंटी क्लॉकवाइज है -1/2। ठीक है, अब किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। जैसे 2px, 2px में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 4DXY, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी? अपोजिट होगी। ये पक्की बात है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा +1/2 और दूसरा होगा -1/2। ये होगा, एक होगा +1/2, -1/2, और एक होगा +1/2। ठीक है, तो ये था आपका चौथा क्वांटम नंबर। ये हमने सीख भी लिया। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N एंड L फॉर 7py। अभी हमने बात करी थी कैसे पता करेंगे। जो यहां आगे लिखा होता है, ये आगे, ये होता है आपका N। यहां से आपका पता चलेगा L। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू जो आगे लिखा है 7, यानी 7th पीरियड की बात हो रही है, 7th सर्कल की बात हो रही है। और P है, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? P के लिए L की वैल्यू होती है 1। तो ये दोनों बात बता दी। अगला फिर है N और L की हमने वैल्यू पता करनी है 5DZ² के लिए। 5DZ², 5, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? N इज इक्वल टू, नहीं, 5, N इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? D है, D है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी?
डी है तो एल की वैल्यू आपकी हो जाएगी, डी के लिए कितनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू पॉसिबल फॉर एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल किस में आएगा, देखो एन की वैल्यू 1 है तो उसमें 1 एस, एन की वैल्यू 2 है तो उसमें एस पी, एन की वैल्यू 3 है तो उसमें एस पी डी, एन की वैल्यू 4 है तो एस पी डी एफ, एन की वैल्यू 5 है तो एस पी डी एफ जी। यानी इसका आंसर क्या होगा, एन इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 5 है तो उसके अंदर 5s होगा, 5p, 5d, 5f और 5g, ठीक है। तो 5g, यहीं से आपका पूछ सकता है क्या 4g नाम की कोई चीज होगी ना, क्या 3g नाम की कोई चीज ना, क्या 3f नाम की कोई चीज ना, क्योंकि f की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द डी ऑर्बिटल, तो हमने एन एल और एम एल की वैल्यू बतानी है। डी 3d, ऊपर वाले सवालों जैसा होगा, 3d है तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू, डी है तो एल की वैल्यू 2, और एम की वैल्यू, एल की वैल्यू 2 है तो एम की अलग अलग वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। ये आपका कंप्लीट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, इनमें से पॉसिबल कौन सा है, कौन सा नहीं है वो देखो। एन की वैल्यू 2, ठीक है, हो सकती है। एल की वैल्यू 0, 0 से स्टार्ट होती है तो हो सकती है। एम की वैल्यू -1, एम बराबर है -1, क्या ये पॉसिबल है, देखो एम की वैल्यू आती है -L to L, यानी -0 से +0, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं आएगा। अगला, एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू 2, यस हो सकती है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू 0, यस, क्योंकि -2 से 2, यस। एस की वैल्यू 1/2, यस, ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल है। सी, अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 3 ना, अगर एन की वैल्यू 2 है ना तो एल की आपकी जो वैल्यू है वो 0 और 1, ये दो ही पॉसिबल हो सकती है, 3 पॉसिबल नहीं होगी, इसका मतलब ये आपका गलत है। तो इन तीनों में से सिर्फ ये वाला आपका पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3, तो l और ml की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, इफ n इज इक्वल टू 3, तो फिर l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, 0, 1 और, अब अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 0, l इज इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या, -1, -1, 0 और 1, और ये है तो कितनी, -2, -1, 0, 1 और, तो ये आपका कंप्लीट करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। लिस्ट द क्वांटम नंबर फॉर 3D, ये तो बहुत बार कर लिया, आप खुद करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल, पॉसिबल क्या 1p पॉसिबल है, नहीं, p स्टार्ट होता है सेकंड से, नहीं, s यस, 2p यस, 3f ना, f स्टार्ट होता है किससे, 4 से, याद रखियो, s 1 से, p 2 से, d 3 से, और f 4 से, g 5 से, ऐसे ये स्टार्ट होगा। यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब दी ऑर्बिटल विद दी फॉलोइंग क्वांटम, अब की बार क्वांटम नंबर दे दिए, ऑर्बिटल आपने बताना है। एन इज इक्वल टू 1 है तो 1 आ गया, एल की वैल्यू 0 है तो एस आ गया, बस। एन की वैल्यू 3 है तो 3 आ गया, एल की वैल्यू 1 है तो पी आ गया, एन की वैल्यू 4 है तो 4 आ गया, एल की वैल्यू 2, 2 मतलब डी, एन की वैल्यू 4 है, 4, एल की वैल्यू 3 किसके लिए होगी, एफ के लिए, बस हो गया आंसर, सीधा सिंपल सा हिसाब है। एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, इनमें से पॉसिबल कौन सा नहीं है, जो ऊपर सवाल किया था बिल्कुल ऐसे। अगर n की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू, n की वैल्यू 0, अरे बाप रे बाप, हो ही नहीं सकती, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ही होंगी। n की वैल्यू 1, ठीक है, l की वैल्यू 0, यस, ml की वैल्यू 0, ये -1/2, ये चारों वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। मतलब आगे से आगे देखना है, अगर ये पॉसिबल है तो इससे ये, इससे ये, इससे ये, आगे आगे से आगे। सी देखो, n की वैल्यू 1 है तो क्या l की वैल्यू 1 पॉसिबल है ना, अगर n की वैल्यू 1 होगी ना तो l की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी, और a की वैल्यू होगी वो है 0, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1, ये दो पॉसिबल है, तो 1 दे रखी है यानी ठीक है। अब m की वैल्यू 1 के हिसाब से -1, 0 और 1 हो सकती है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी ये वाला भी सही है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3 ना, n की वैल्यू 3 है तो 3 वैल्यू पॉसिबल है, 0, 1 और 2, 3 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू ये हो सकती है, ये भी, यानी ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन 6 में से सिर्फ बी, डी और एफ, ये 3 पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है वो मैंने बता दिया। इसमें क्यों नहीं पॉसिबल,
क्योंकि फॉर एल इज इक्वल एम इज इक्वल एन इज इक्वल टू 1 ओनली एल इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। ठीक है, इसका रीजन तो ये हो जाएगा। सेम यहां फॉर n इज इक्वल टू 3 एल इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 आर पॉसिबल। ठीक है, इस वाले का आंसर इसका, और बाकियों का आप देख लियो। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन के पास ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है। देखो, n की वैल्यू अगर 4 है तो उसके लिए l की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, l की वैल्यू होगी 0 1 2 और 3। अब अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कौन कौन सी, 0, m की वैल्यू -1 0 और 1, m की वैल्यू कौन कौन सी, -2 -1 0 1 और 2, 3 है तो -3 -2 -1 0 1 2 और 3। अब ये जो है ना, दीज आर ऑर्बिटल्स, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा +1/2 और एक होगा -1/2। ठीक है, तो अगर मैं टोटल ऑर्बिटल गिन लूं तो हर ऑर्बिटल में एक -1/2 वाला होगा ना। ठीक है, तो एल की वैल्यू 4 है तो ये पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसमें n बराबर 4 आएगा और ms बराबर -1/2 आएगा। अगर मान लिया ये ना दिया होता तो उस केस में ये सारे आप गिनते और हर एक में 2 2 इलेक्ट्रॉन आते। ठीक है, तो 32 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो इसी में l बराबर 2 और दे दिया, l बराबर 2, तो ये भी केस नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, सिर्फ ये वाला केस। इस केस में 3 और 2 5 ऑर्बिटल है, और हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला सवाल देखो, n बराबर 3 l बराबर 0, देखो जैसे मैं कह रहा था वैसे दे दिया। अब अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 और 2, ये 3 हो सकती हैं। इनमें से हमने कंसिडर करना है सिर्फ l0 वाला। अगर l0 है तो m की वैल्यू क्या पॉसिबल है, सिर्फ 0, यानी एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन वाले को सोचना भी नहीं हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक आपका फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे इन ऑर्बिटल के अंदर फिल होंगे। एक तो देखो, जो ऊपर हमने टॉपिक किया है, एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले पहला डिफरेंस आप लिखोगे डेफिनेशन का। डेफिनेशन का डिफरेंस, ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ऑर्बिट इज दी सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल इज दी 3D स्पेस, और इसमें आप पूरा लिखोगे 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। पहला पॉइंट डेफिनेशन। दूसरा आप लिखोगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, किस क्वांटम नंबर से पहचान होगी, इसकी कौन से n से और इसकी कौन से ऑर्बिटल कौन सा बताता है आपका m। ठीक है, दो डिफरेंस काफी है आई थिंक, दो वाले। तीसरा फिर आप इनकी इसके लेटर बता दो, ये KLMN, ये आपका 1s 2s और वो सारी बातें ये से लिख दोगे। ठीक है, अब हम ऑर्बिटल का जिक्र करें, ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, कौन कौन से रूल लगते हैं, एक तो अफबाउ प्रिंसिपल, एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और एक हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीन ऐसे रूल हैं जिनके अकॉर्डिंग फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो सबसे पहला है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। देखो ये क्या होता है, यहां से डेफिनेशन और आपका इन डेफिनेशन से जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है, या एमसीक्यू बनेंगे, या थ्योरी तो आएगी आएगी, एमसीक्यू भी आ सकता है, आपकी वैसे नॉलेज वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, कैसे भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। देखो, यह अफबाउ प्रिंसिपल बोलेगा इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट में, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है।
ऑर्बिटल आर फील्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद वो अगले ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद अगले में, उसके बाद अगले ऑर्बिटल में, किसके अकॉर्डिंग? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। और एनर्जी का जिक्र हम एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ के आए थे, ठीक है। दूसरी बात, एनर्जी का पता कैसे चलेगा? एनर्जी के लिए एक छोटा सा रूल है, वो है n प्लस एल रूल। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है आपका? सेकेंडरी यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दो, जोड़ने से जो भी नंबर बनेगा, जिसके लिए वो नंबर कम आए उसकी कम एनर्जी, जिसके लिए वो नंबर आए ज्यादा उसकी ज्यादा एनर्जी। जैसे मान लिया 4s और 3d, या फिर पहले बात करूं मैं 4s और 4f, इन दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूं कैसे? इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 4, और l की वैल्यू कितनी होगी? s है तो 0। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 4, और s की f है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 2। इन दोनों का सम कितना आया? 4। इन दोनों का सम कितना आया? 6। तो जो छोटी वैल्यू है उसकी एनर्जी कम, तो 4f की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 4s के, ठीक है। अच्छा, इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू देन ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n हैज द लोअर एनर्जी। जैसे यहां है n की वैल्यू 4, s है तो l की वैल्यू 0, 3d है तो n की वैल्यू 3, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू l की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? d है तो 2, नहीं d है तो 2, हाँ यहाँ 3 आएगा भैया, f है तो, और यहाँ 7 आएगा। तो 3 और 2 5, 4 और 0 4, तो ऑटोमेटिक यहाँ तो इसकी एनर्जी 3d की एनर्जी ज्यादा आएगी, ठीक है। इसलिए 4s पहले भरा जाएगा एज कंपेयर टू 3d के, ठीक है। अच्छा, कंपेयर करना हो 4s और 3p का, तो इसमें 4 प्लस 0, और इसमें कितना? 3 प्लस 1। तो ये भी 4, ये भी 4, तो कौन पहले आएगा? जिसके लिए n की वैल्यू कम है, यानी 4s की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 3p। चलो ये बात होगी। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट सबसेल आर गिवन, ये ऑर्डर है। अब एक तो तरीका है, इस ऑर्डर को आप डायरेक्ट याद कर लो। फर्स्ट रटना, दो तीन तरीके में सिखाऊंगा। पहला रटना, दूसरा तरीका है एक मैं फिगर सी बनाता हूं। वो फिगर क्या है देखो, अगर मैं 1 की बात करूं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 में कौन पॉसिबल है? सिर्फ 1s। दूसरा, n इक्वल टू 2 ले लिया तो 2s पॉसिबल है और 2p पॉसिबल है। 3 ले लिया तो 3s पॉसिबल है, 3p पॉसिबल है, और 3d पॉसिबल है। 4 ले लिया तो 4s, 4p, 4d, 4f। 5 ले लिया तो 5s, 5p, 5d, 5f, 5g पॉसिबल है। अब g वाले काम के नहीं है तो f तक बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में 6s, 6p, 6d, 6f की भी जरूरत नहीं, क्योंकि f के दो ही हैं। आगे कभी एलिमेंट डिस्कवर होंगे तब जरूरत पड़ेगी। 7 में 7s, 7p, 7d की भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने डायगनली चलना है, ऐसे। ये आप चले सबसे पहले, ठीक है, ऐसे। फिर आप चले ऐसे, फिर आप चले ऐसे, फिर आप चले ऐसे, फिर आप चले ऐसे, फिर आप चलोगे ऐसे, और फिर ऐसे। अब जो जो ऑर्बिटल कट होते जा रहे हैं, जैसे सबसे पहला ऑर्बिटल कौन कट हुआ? सबसे पहला कट हुआ 1s, तो सबसे पहले भरा जाएगा 1s। उसके बाद कट हुआ 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3p के बाद कौन आ गया? 3p के बाद 4s, 4s के बाद कौन आएगा? 3d, 3d के बाद कौन आया? 4p, 4p के बाद कौन आया? 5s, ठीक है। तो दूसरा तरीका तो ये हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका डायरेक्ट रट लो, दूसरा तरीका ये। एक आप n प्लस एल वाला भी लगा सकते हो, लेकिन काफी लेंथी हो जाएगा, वो दिमाग खराब करने वाला है। ये वैसे ही ध्यान होना चाहिए आपको, n प्लस एल रूल, ठीक है। तीसरा तरीका देखो, जो कि मैं प्रेफर करता हूं, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल इंसर्ट करनी पड़ेगी। इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस, और दिस डिवाइस में भी क्या खोलना है मेरे को? कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी केमिस्ट्री के अंदर, 11th केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल ये रही, ठीक है। इसको कर लिया हमने इंसर्ट, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एस ब्लॉक है, एस, अरे रे रे भैया, हाँ ये है एस ब्लॉक, ये जो है ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक और ये है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आसानी हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये एन की ही वैल्यू है आपकी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन आता है, एस, और एस में भी कौन सा, वन एस, तो सबसे पहले आ गया वन एस, वन एस पूरा। उसके बाद कौन आएगा, टू, ये वाला टू, टू एस, टू एस के बाद कौन आएगा, थ्री, थ्री भी कौन सा, पी, थ्री पी जैसे ही खत्म होगा फिर कौन सा आ गया, अच्छा वन एस टू पी आएगा, टू पी के बाद कौन आएगा, ये तीसरी लाइन आ गई, और तीसरी लाइन में पहले कौन है, एस, फिर तीसरी लाइन में और आगे चलोगे तो कौन आ गया, पी, थ्री पी, थ्री पी लाइन जैसे ही खत्म हुई फिर कौन आ गया, फोर एस, फोर एस जैसे ही खत्म हुआ है ये आ गया डी ब्लॉक। अब डी के इनके नाम है थ्री डी, फोर डी, फाइव डी और सिक्स डी, क्योंकि डी स्टार्ट कहां से होता है, तीन से स्टार्ट होता है, तो तीन चार पांच छह ये आपके डी के होंगे। ठीक है, फोर एस के बाद कौन आया, फोर एस के बाद आया थ्री डी, थ्री डी के बाद जैसे खत्म हुआ चौथी लाइन में पी आ गया तो फोर पी, फोर पी के बाद कौन आ गया, फाइव एस, फाइव एस, फाइव एस के बाद जैसे लाइन खत्म हुई कौन आ गया, डी आ गया, कौन सा डी है लेकिन ये, फोर डी, फोर डी के बाद कौन आ गया, फोर डी के बाद आ गया वापिस आपका फाइव पी। ठीक है, फाइव पी के बाद कौन आ गया, सिक्स एस, सिक्स एक्स के बाद यहां देखो, यहां पे आपका एफ ब्लॉक की पहली लाइन है और इस पहली लाइन का नाम है फोर एफ, तो यहां कौन आएगा, फोर एफ, फोर एफ के बाद यहीं पे खत्म हो गया एफ ब्लॉक, फिर उसके बाद ये वाली ये कौन है, फाइव डी, फाइव डी के बाद कौन आ गया, सिक्स पी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पीरियोडिक टेबल की शेप आपको याद हो, पीरियोडिक टेबल तो देखो याद करनी पड़ेगी, मस्ट है। पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद हो जाएगी तो इजीली आप इनकी एनर्जी निकाल सकते हो, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, कौन पहले भरा जाएगा। ठीक है, बढ़ना एनर्जी के अकॉर्डिंग ही है। नेक्स्ट देखो, वो हो गया, नेक्स्ट आपका पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, according to this principle no two electrons in an atom can have same set of four quantum numbers। ठीक है, अगर मान लिया जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 11 के 11 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एड्रेस होगा, एड्रेस का मतलब क्वांटम नंबर्स होंगे, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकते, सेम आ ही नहीं सकते, सेम आ जाएंगे तो फिर पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लगेगा वहां पे। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब जो उन्हीं के पास होते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज का मतलब है जो उसी रिपोर्टर या उसी चैनल के पास है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूजन जो एक इलेक्ट्रॉन के पास ही है, फिक्स है एड्रेस, ठीक है, तो वो आपका पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो दो इलेक्ट्रॉन मान लिया सेम ऑर्बिटल में भी है, सेम ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एन की वैल्यू सेम होगी उनके लिए, एल की वैल्यू सेम होगी, एम की वैल्यू सेम होगी, तीनों वैल्यू सेम होगी, लेकिन उस केस में एस की पक्की बात है अलग आएगी, क्योंकि एस की दो वैल्यू पॉसिबल है, +1/2 और -1/2। ठीक है, चलो ये बात होगी। नेक्स्ट आपका हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आगे जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब काम आएगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल belongs to the same subshell does not take place until each orbital belong to same subshell has gone one pair। अगर मान लो डी जनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएं, इन केस ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटल पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की होगी पेयरिंग, तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, इन केस ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटल्स, in case of degenerate orbitals pairing happens after filling single electron, after filling one electron in each। ठीक है, इसी डेफिनेशन का दूसरा रूप मैंने लिख दिया कि अगर
डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड, डी एक्स स्क्र डी वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इस तरीके के हैं। तो पेयरिंग आपने तब करनी है जब पहले सब के अंदर क्या भर लो, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर लो, ठीक है। जैसे पी में 3 है, डी में 5 है, एफ में 7 है। इनकी पेयरिंग तब करनी है जब इनके अंदर चौथा इलेक्ट्रॉन आए पी में, तो क्योंकि 3 पहले सिंगल भरोगे तब चौथा आएगा। डी में छठा आए, यानी 5 पहले सिंगल सिंगल, छठा पेयरिंग में। 8वां इलेक्ट्रॉन आए एफ में, यानी पहले 7 सिंगल फिर 8वां पेयरिंग में। तो ये है आपका 100 रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन। लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, उसी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है या जो भी आप पढ़ोगे अगले वाले चैप्टर में, वो सारी किसके द्वारा बताई जाएंगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के तरीके, एक तो आप ऐसे आप ऑर्बिटल लिखोगे, उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, पी में कितने, डी में कितने। या दूसरा आप उसका डायग्राम बना दोगे, इस तरीके से डायग्राम बनाने सीखेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे डायग्राम? एग्जाम्पल ही लेते हैं। यहां से कहां से करें, कहां से करें, यहां करते हैं, ठीक है। लिखना सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं हमारे सोडियम का। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसी को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर क्या? सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3s के बाद 3p, इस तरीके से। अब 11 इलेक्ट्रॉन आपने भरने हैं। कैसे कैसे भरोगे? सबसे पहले भरोगे 1s के अंदर। अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए किसके अंदर? 1s के अंदर। 1s के बाद कौन आएगा? 2s। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, आपने भर दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 11 में से? 2 और 2 4। फिर अगला कौन आएगा? 2p। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, 6 भर दिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 और 6 10। एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? 3s के अंदर। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na। इसी को लिखने का दूसरा तरीका देखो, और जहां पे कोई भी खत्म हो जाए, क्या आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे 2 यहां खत्म हो गया, 2 के बाद कौन आ गया? 3। तो यहां तक को आप नोबल गैस की फॉर्म में लिख सकते हो। नोबल गैस जैसे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां से यहां तक? यहां से यहां तक हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 पे कौन सी आती है? 2 पे हीलियम और 10 पे नियोन। तो उसको नियोन कैसे ब्रैकेट में बंद कर दो। उसके बाद की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। बाद की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे काम के सिर्फ ये हैं। इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक खेल है सारा, तो हमारे काम के ये है। और तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका है डब्बे बनाना। हम एक ऑर्बिटल को एक डब्बे से शो करेंगे, जैसे 1s, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक डब्बा बना दिया, ये आ गया 1s2। फिर आ गया 2s, 2s के पास भी एक ही डब्बा होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये आ गया 2s। उसके बाद p, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और z pz। तो हम 3 डब्बे एक साथ बनाएंगे ऐसे। एक साथ क्यों बनाए? ये है आपके 2p, और 2p में भी कौन? px py और pz। ये तीनों एक साथ क्यों बनाए? क्योंकि दीज आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसके बाद कौन आ गया? 2p के बाद कौन आ गया? 3s। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2, 2 भरने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हो आप? अपोजिट स्पिन होगी तब, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर की तरफ कर दो, एक इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे की तरफ कर दो। ऐसे ही 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक का मुंह ऊपर, एक का मुंह नीचे। 2p में कितने भरने हैं? 6। पहले सिंगल सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करो? पेयरिंग। चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे विद अपोजिट साइन, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे विद अपोजिट साइन। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? एक, ठीक है, तो वो एक आ गया, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने भरना है मान लिया कैल्शियम। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, भरने कितने हैं? 20, 2 रह गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4s2। ठीक है, अच्छा, अब इतनों को 3 यहाँ पे खत्म हो गया तो आप लिख सकते हो आर्गन, और यहाँ पे क्या आ गया? 4s2। डब्बा बनाना है सिर्फ 4s का भी काफी है, 4s का ये डब्बा आ गया। इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो हमने भरना है मैग्नीज Mn। Mn का नंबर है 25। 25 है तो कैसे भरोगे? सबसे पहले 1s2, फिर आ गया 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 4 10 12 18 और 2 20, बढ़े कितने? 25। 4s के बाद कौन आएगा? 4s के बाद आपका आएगा 3d, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 5 बच गए। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, यहां से लेकर यहां 3 खत्म हो गया, ये भी 3 में ही आएगा लेकिन ये अलग है, उसको बाद में, भरा नहीं है वो पूरा, पूरा भर जाएगा तब उसको लिख सकते हो। यहाँ पे 3 खत्म हो गए, 3 खत्म हो गए तो इसको नोबल गैस। 18 नंबर पे कौन सी नोबल गैस आती है? आर्गन। उसके बाद क्या है? 4s2, और यहाँ पे क्या है? 3d5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। डब्बे बनेंगे, डब्बे कैसे बनेंगे इसके? डब्बे बनेंगे बार बार वाले, ये वाले इंपॉर्टेंट है, बना दो। एस का एक डब्बा, डी के कितने? डी के 5 डब्बे, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। तो 5 डब्बे कौन कौन से? ये हो गए आपके 5 डब्बे, एक डब्बा, 2 डब्बे, 3 डब्बे, 4 और 5। ये क्या है आपका? 4s, और ये क्या है आपका? 3d। अब आपने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 भरो, पहले एक फिर दूसरा ऐसे। यहाँ कितने भरने हैं? 5, तो भरो 1 2 3 4। अरे अरे अरे, क्या कर रहा हूं मैं? ये गलती गलती, पहले भरने हैं हमने सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 आ गए, तो आप इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, 4s2 3d5। ठीक है, तो ये आपके कॉन्फ़िगरेशन लिखने के अलग अलग तरीके हैं। मान लिया मैग्नीज के बाद आ गया कोबाल्ट, आ गया कोबाल्ट इज 27, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 4s2 3d7। ठीक है, अगर 21 से 30 तक की तो खास बात है, जो जो नंबर लास्ट है, 1 लास्ट है तो डी में 1, लास्ट में 5 था तो डी में 5, लास्ट में 7 है तो डी में 7। तो आपके एस और डी कैसे? 1 2 3 4 5, छठा पेयरिंग में आएगा, सातवां अब पेयरिंग में आएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बड़े काम की चीज है। बहुत ज्यादा चीज ऐसी है, प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि डिफाइन की जाती है सिर्फ और सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे स्ट्रेंथ है, एक लोहा लो, एक जिंक ले लो, किसको आसानी से मोड़ सकते हो? जिंक को मोड़ सकते हो, लोहे को नहीं। वहीं एक मैग्नीज ले लो, मैग्नीज को मोड़ना तो बहुत मुश्किल है, क्रोमियम को मोड़ना उससे मुश्किल है। तो ये सारी जो चीज है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से? अनपेयर्ड। ठीक है, अच्छा, और क्या खास बात है इसमें, और क्या पॉइंट रह गया? और पॉइंट रह गया आपका ये, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को नाम दिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही कोरिल, मतलब ये तो फालतू की बात है। ठीक है, ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो देखो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल। देखो, फुली फील्ड ऑर्बिटल हो या हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। यानी अगर चांस मिलता है आपको फुली फील्ड करने का, हाफ फील्ड करने का, तो उसको फटाफट कर दो, क्योंकि उनकी एनर्जी सबसे लो होगी। उस लो एनर्जी का कारण क्या है? लो एनर्जी का कारण है, सबसे पहली बात तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आधे भरे हूं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सिमेट्री बन गई। सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, सिमेट्री बन गई। तो सिमेट्री की वजह, सिमेट्री जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी खाली नहीं बैठे रहेंगे, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहेंगे, यानी वो आपस में अपने आप को एक्सचेंज करते रहेंगे। और जितने ज्यादा तरीके होंगे आपस में एक्सचेंज करने के, उतनी ही ज्यादा उनकी मतलब उतनी ही कम उनकी एनर्जी होगी जितना वो एक्सचेंज कर पाएंगे। जैसे मान लिया ये मैंने पी बना दिया,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें कितने एक्सचेंज पॉसिबल है टोटल? 2 एक्सचेंज पॉसिबल है। ये इसके साथ कर सकता है, सॉरी एक ही पॉसिबल है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। अगर मान लो इसी में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो ये इसके साथ कर सकता था, ये इसके साथ कर सकता था और ये इसके साथ कर सकता था। टोटल कितने एक्सचेंज पॉसिबल होते उस केस में? 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ गई। नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ने की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई। ये हालांकि आने नहीं है आपके एक्सचेंज एनर्जी वगैरह ये सब, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू बाकियों के। मेन आप ध्यान रखना बस, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर एक्सचेंज एनर्जी। जैसे हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? यहाँ पे ये इसके साथ 1 2 3 4, फिर ये इसके साथ 1 2 3, फिर ये इसके साथ 1 2, पीछे वाले क्यों नहीं करे? क्योंकि ऑलरेडी वो कंसिडर कर चुके हैं, और लास्ट वाला इसके साथ। तो टोटल 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 एक्सचेंज पॉसिबल है अगर डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हो तो, ठीक है। चलो, तो आई थिंक ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। अब क्या बचता है? क्वेश्चन बचते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस दिस एंड दिस। जैसे मान लिया हमने Na पॉजिटिव की लिखनी है। सबसे पहले Na पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन बताओ कितने आएंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर Z माइनस चार्ज, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देखा था। Z की वैल्यू कितनी? एटॉमिक नंबर जो कि है 11, माइनस चार्ज है 1, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन आपने भरने हैं। 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले में 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10। तो ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन इसकी। बाकियों की आप खुद लिखोगे। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट? अच्छा, 3s1, 3s1 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या आएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2 2 4 और 6 10 और 1 11। 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? Na के पास। तो आपने एलिमेंट ही बताना है। ऐसे ही 2p3 है। 2p3 कैसे आएगा? 1s2, 2s2, 2p3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 और 3 7। 7 नंबर कौन है? नाइट्रोजन। ऐसे 3p5 खुद करोगे। एटम बताना है। इलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 1 ही है। 2 और 1 3 हो गए। 3 नंबर पे कौन आएगा? लिथियम। नियोन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? नियोन का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 नहीं 10, नियोन का नंबर है 10। 10 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 3 ये, 3 और 2 5, 10 और 5 15। 15 नंबर कौन है? फॉस्फोरस, ठीक है। आर्गन मतलब 18, एस मतलब 2 और 1 ही हो। 18 और 2 20 और 1 21। 21 नंबर कौन है आपका? स्कैंडियम। तो इसका आंसर आ जाएगा स्कैंडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन एटम हैज 29 इलेक्ट्रॉन 35 न्यूट्रॉन। तो हमें क्या बताना है? सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि चार्ज का जिक्र नहीं है। तो 21 29 इसका आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर 29 इलेक्ट्रॉन है तो अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? अच्छा, ये वाला एक चीज रहेगी, वो समझो। देखो, चलो यही मैं समझा देता हूँ आपको। 29 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जानी चाहिए थी कितनी? 4s2 3d9, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आर्गन। अब यहां पे इन दोनों की एनर्जी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी वजह से कभी कभार एस का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा। डी में जाने का रीजन क्या है? टू बिकम मोर स्टेबल। मोर स्टेबिलिटी के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? 3d में। क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों आएगी? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो यही कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? आर्गन 4s1 3d10। डी फुली फील्ड हो जाएगा। डी फुली फील्ड होने की वजह से इसकी एनर्जी कम। कम एनर्जी का मतलब ज्यादा स्टेबल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी ना होके ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी किसकी? 29 नंबर, जो कि है आपका कॉपर। तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी है क्रोमियम की, जो कि है 24 नंबर। वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए थी 4s2 3d4, लेकिन इसकी ये ना आके क्या आएगी? 4s1 3d5, क्योंकि हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। तो ये इसकी आ जाएगी। चलो, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे पहला है पी, पी का नंबर 15, 15 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो कौन आ गया?
नियोन आ गया। अब नियोन तक ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये बचते, अरे पी 3 आएगा बेटा, 3, हाँ। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 3 15। तो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं वो वैलेंस में ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहां आएगा आपका 3s, बाकी आप बढ़ा लेना सारे, तब भी आपको आंसर सेम मिलेगा। यहां आएगा आपका 3p। एस में भरने हैं 2, तो दोनों पेयर। पी में भरने हैं 3, 1 2 और 3। तो कितने अनपेड आगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो क्रोमियम बनाना है, क्रोमियम का भी मैंने थोड़ी देर पहले केस बताया। क्रोमियम के अंदर नंबर ऑफ अनपेड बताने हैं, कैसे बताओगे क्रोमियम के अंदर? सबसे पहले क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 4s1 3d5। आगे आर्गन आएगा, आर्गन तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पेड हो गए, उनके बारे में तो सोचना ही नहीं। बच गया 4s1 3d5। तो बनाओ, ये आ गया आपका s, कौन सा? 4s। ये आ गया आपका यहां से यहां तक 1 2 3 4 5, ये हो गया d5। ठीक है, 3d5। एस के अंदर एक, d5 के अंदर 1 2 3 4 और 5। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेड है। तो टोटल कितने अनपेड आ गए? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन सब के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट, एन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड इन? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज सोचो आप ध्यान से, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ऑलवेज फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब एक बार क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 4s2 4s1 3d5। आपने क्या कर लेना है? दो इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। दो इलेक्ट्रॉन में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? पहले जो भी बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी? आर्गन। एस नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? 3d4। ठीक है, मान लिया हमने लिखनी होती Zn2 पॉजिटिव, तो सबसे पहले Zn की कॉन्फ़िगरेशन लिखते। Zn की कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s2 3d10। दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? जो भी बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है? ये वाला। दो इलेक्ट्रॉन ये बच गए, बचेगा क्या? सिर्फ 3d10। तो इस तरीके से आप अगर इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो या छोड़ दो तो उस केस में ऐसे लिख पाओगे कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी सब सेल आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4? अच्छा, ये तो फालतू की बात है। n इज इक्वल टू 4 में कितने सब शेल होंगे? सब शेल बताने हैं। अरे आसान है, 4 ही होंगे, क्योंकि जो भी क्वांटम नंबर है वही आपके सब शेल है। बस वो 4 भी कौन? 0 1 2 और 3, s p d और f। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन सब सेल हैविंग ms वैल्यू माइनस, और वो तो ऊपर वाला सवाल था, कर ही लिया था हमने। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया वो दो सवाल। ठीक है, ठीक है, ये सारी बात हमने कर ली। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया है। एक दो छोटा मोटा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? आई थिंक मैंने मिस कर दिया, कहाँ से? पुराने वाले से टॉपिक से है, वो आप खुद पढ़ लेना। देखो मैं बता देता हूँ कौन सा है। वो आपकी एक जो हमने सीरीज पढ़ी है, लाइन सीरीज, उसमें ये नहीं बता पाए कि कौन सी लाइन किस सीरीज में आएगी। जैसे सबसे पहली लाइन किस में आएगी? दूसरी, दूसरी का मेरे को पता है, बाल्मर, बाल्मर आएगी आपकी विजिबल में। बाल्मर ही एक एकमात्र ऐसी सीरीज है जो कि विजिबल रीजन में आती है। विजिबल के बाद जो क्या बोलते हैं, बाल्मर के बाद है वो किसी और में आएंगी, बाल्मर से पहली वाली भी किसी और में, लेमन वाली भी। लेकिन बाल्मर से सवाल आता है कि इनमें से कौन सी सीरीज है जो आपकी विजिबल रीजन में आएगी, तो उसका आंसर हो जाएगा बाल्मर। एक बार और चेक कर लेना, मैं कंफर्म थोड़ा बहुत नहीं हूँ, थोड़ा बहुत डाउट है। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। और क्या कुछ छोटा मोटा, दूसरा चैप्टर सॉरी, कोई छोटा मोटा टॉपिक बच रहा होगा तो वो हम कभी बाद में कवर कर लेंगे, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन जो मैंने यहाँ नोट्स में यहाँ करवाए हुए हैं सिर्फ वही करने हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास क्वेश्चन हो नोट्स के अंदर, वो सारे अभी पेपर के लिए आपको नहीं करने। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उन क्वेश्चन को करना, अदरवाइज उन क्वेश्चन को करने का कोई भी फायदा अभी के लिए नहीं है। ठीक है।
चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट थर्ड लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम ऐसे राम।